मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है बाबरी मस्जिद टूटी 40 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन मिला। एक मुस्लिम लीडर को ड्योढ़ी मिली 5 एकड़ की। कहीं ना कहीं ये पर्सनल असॉल्ट टाइप है, मतलब पर्सनल जाती असदुद्दीन ओवैसी से या अकबरुद्दीन ओवैसी से या कोई एमआईएम के वर्कर से हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 6 से 7 लाख जो है डुप्लीकेट मल्टीपल ट्रिपल वोटर्स है। कोई आदमी निजामाबाद में रह रहा, उन्हें हैदराबाद में वोटर है, पूरी उसकी फैमिली हैदराबाद में वोटर है। कोई कामारेड्डी, आपके कई गुलबर्गे के लोग हमारे हैदराबाद में वोटर है। जले हम, मरे हम, और हमारे 73 बच्चे जो है मुख्तलिफ केसेस में बुक हुए जो 6 साल से अभी तक कोर्ट को फिर रहे हैं। अनस अनटिल वो मुसलमानों का ख्याल रख रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, मुसलमानों का दबदबा हैदराबाद शहर में रह रहा है, तो उनकी बैकग्राउंड चेक में क्यों जा रहे हैं लोग? तो अब यहाँ क्या हो गया, हिंदुस्तान में आप सबको सवाल कर सकते, आपको सब जने सवाल कर सकते, सिर्फ आप 2 जनों को नहीं कर सकते। मोदी या अवैसी को सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करेंगे, उनको सवाल करें तो देशद्रोही, आप पाकिस्तानी एजेंट, इनको सवाल करते हैं मुनाफिक, काफिर। हेलो एवरीबॉडी, दिस ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। आज गो हैश स्टूडियो में हमारे पास बहुत ही ख़ास पर्सनालिटी है, जी हाँ, जिनका नाम है अमजदुल्ला खान साहब, जो कि एमबीटी पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक पॉलिटिकल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जिनके फादर 38 इयर्स तक एमएलए थे हैदराबाद के अंदर और ये भी 10 इयर्स तक कॉरपोरेटर थे। अब ख़ास करके ये पॉलिटिकल के अलावा सोशल कामों में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और हमने आज उनसे ख़ास वक्त निकाला गो हैश स्टूडियो के अंदर, और हम हैदराबाद में भी उनसे कई सारे उनके स्कीम्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच अमजदुल्ला खान साहब फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड वेलकम टू गो हैश स्टूडियो। खान साहब, सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ, अमजदुल्ला खान साहब को सोशली यू आर वेरी एक्टिव, सोशल मीडिया में काफ़ी आप चर्चा में रहते हैं। कोई भी इशू पे आप बात करते हैं तो इट स्प्रेड्स लाइक ए फायर। ये मामला मतलब क्या शुरुआत से इस तरह ही आप है, जो स्कूल डेज कॉलेज डेज से ऐसा आता है क्या, मतलब ये पॉलिटिकल फैमिली तरफ से आपको आया है? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि गो हैश की तरफ से जो आप वक्त निकाले हमारा इंटरव्यू ले रही, वरना सच और हक बोलने वालों के लिए अब मीडिया में कोई जगह नहीं है। कि आप जो है हिम्मत करके हमको वक्त दिए, आपके तमाम व्यूअर्स को और आपको, आपके पूरे स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए कि इशू ये है कि आजकल जो है पूरा यानी जितने भी मसले मसाइल जो भी वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया से है पूरा कनेक्शन, समझिए आप। तो मैं जो है सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हूँ मैं, कि मैं आपको मैं जब एज ए कॉरपोरेटर था तो एक 10 साल पहले की बात बोल रहा हूँ कि जब ये फेसबुक नया नया आया था, तो मैं मेरे वोटर्स को इंट्रोड्यूस किया था कि मैं आई विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, आप कभी भी मेरे को कुछ भी कंप्लेंट कर सकते। तो उस वक़्त का जो हिंदू पेपर था, मेरे बारे में जो है एक आर्टिकल डाला था उन्हें कि पूरे यानी इंडियन पॉलिटिशियंस में ही इज़ द ओनली वन हु इज़ यूजिंग सोशल मीडिया फॉर द पब्लिक कॉज। तो अब ऐसा हुआ कि क्योंकि जो भी चीज़ है, साइंस रही है या सोशल मीडिया रही है, तो उसको जो है अच्छाई में आप इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद ही से यू विल मेक ए स्पेस इन द कम्युनिटी। तो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ख़ास करके अगर अमजदुल्ला खान अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो अमजदुल्ला खान इज़ एक्स कॉर्पोरेटर, आजमपुरा डिवीज़न आता है, और यहाँ पर आता है कि ही इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल ड्यू टू हिज व्यूज़ एंड एज अ मेन अपोनेंट ऑफ AIMIM। तो कंट्रोवर्शियल क्या बेसिस पे आपको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है? आपके बयानों की वजह से, आपकी व्यूज़ की वजह से, और आपको अपोनेंट माना जाता है MIM का। तो ये मामला क्या है MIM के साथ? देखिए, इसमें यह है कि मैं आपको पहला के बोल देता हूँ कि कंट्रोवर्शियल तो आजकल जो है हर सच बोलने वाला, हर हक बोलने वाला कंट्रोवर्सी में है। आप चाहे अमजदुल्ला खान का नाम लीजिए, चाहे आज़म खान का नाम लीजिए, आपके चाहे कन्हैया कुमार का नाम लीजिए, एनीबडी यू नेम इट। तो अब ये जो विकीपीडिया पे आया, वो कौन लिखे क्या लिखे नहीं मालूम, मगर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर राइटिंग, आई कंटिन्यू माई स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो अब इसमें यह है कि अल्लाह के फजल से यह है कि कई बड़े बड़े ऑफ़र्स आए कि कई इश्यूज़ हम जब रेस करते हैं, कोई भी इशू, तो लोग ख़रीदने की कोशिश करते, डराने की कोशिश करते, लेकिन हम जो है मंजिल तक खामोश नहीं बैठते उसमें। तो अब लिखने वाले तो कई चीज़ें लिखते रहते कि आई एन्जॉय ऑल माई क्रिटिसिज्म एंड ऑल माई
मेरे खुशी होती, कोई लोग गालियां देते मेरे को, हंसाऊँ मैं। तो अब ये देखिए एमआईएम का क्या है कि मेरे वालिद जो है अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब और असदुद्दीन ओवैसी के जो वालिद है सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, ये देखिए 72 से मेरे वालिद जो है एमआईएम से जुड़े हुए थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। तो अभी जो है कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी जब नए नए सदर थे, तो सलाहुद्दीन ओवैसी साहब और मेरे वालिद दे बिकेम एमएलए फर्स्ट टाइम इन 79 में एमएलए बने ये लोग। तो पहले जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत संगीन हालात थे, यानी फिसादात में एमएलएस को अरेस्ट कर लेते थे। हैदराबाद में कई फिसादात होते थे हमारे। तो आपके ये जितने डिस्ट्रिक्ट्स है, जो लातूर, उस्मानाबाद, ये पूरे यहाँ पर भी फिसादात में लोग माइग्रेट करके हैदराबाद आए, रहने के लिए घर नहीं था उन लोगों को। तो वो ज़माने में जो है कि मजलिस का फेस जो है, यानी इट वाज ओनली अमानुल्लाह खान, क्योंकि मेरे वालिद को तेलुगु बात करना आता था, असेंबली में तेलुगु में स्पीच देते थे। तो कई सालों तक, यानी 38 इयर्स तक वो बेचारे एमएलए रहे, समझिए आप। बेस बनाया एमआईएम का एक बेस। हाँ, ये जो भी आज जो भी लोग देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे नौजवान नस्ल है, उनको मालूम ही नहीं है ये पूरे जो है इंटरवल के बाद के है फिल्म में, ये पहले का नहीं है। ये क्रेडिट आज क्यों बंद हो गया एमआईएम का? जो नहीं, अब मैं आ रहा हूँ। तो इसमें ये हुआ कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में, कि जो बाबरी मस्जिद की शहादत में जो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब का जो रोल रहा, कि वो एक हैदराबाद में रह रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव साहब जो है ऑलरेडी बाबरी मस्जिद के मसले पे जो है एक तंजीम काम कर रही थी। कुछ यूपी के मसला था, वहाँ के कोई मुस्लिम लीडर्स वकला केस लड़ रहे थे, लेकिन उस मसले को सैबोटैज करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव क्या किया, जो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, स्वामी रामानंद तीरथ का चेला था, इन्हें बोलते उसका शागिर्द था। स्वामी रामानंद तीरथ यानी जो आरएसएस का ब्रेन बिहाइंड था उन्हें। तो इनको घर में हैदराबाद वालों को लेके जाके ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर बना दिया उन्हें। अब वो सदर बनाने के बाद में जो हुआ कि कुमारा मंगलम दारुसलाम आ रहा था, शरद पवार कनीनू जा रहे थे, ये पूरा जो हिंदू और मुसलमान लीडरशिप में बातचीत हो रही थी। तो मुसलमानों के सामने एक डी फैक्टो मुस्लिम लीडरशिप बना के पेश करे कि ये आपका लीडर है बोल के। अब बाद में बाबरी मस्जिद टूट गई। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में जो है कई ऐसे वाक़यात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है बाबरी मस्जिद टूटी 40 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन मिला। यानी मैं, आप प्राइम मिनिस्टर है, मैं आपके ख़िलाफ़ में हूँ, फिर आप मेरे को जो है मेडिकल कॉलेज का वो दे रहे हैं। कि एक मुस्लिम लीडर को ड्योड़ी मिली 5 एकड़ की। तो जितने वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में उस वक्त में थे जो, तो दे ऑल गॉट बेनिफिटेड। तो ये बात जो है खान साहब उठा रहे थे मसले को, क्योंकि चंद्रा स्वामी दारुसलाम आया था। चंद्रा स्वामी कौन था आपको मालूम है? एक बैनुल अक़वामी दलाल था उन्हें, पीवी नरसिम्हा राव का। तो ये डिफरेंसेस आए जब, तो डिफरेंसेस आने के बाद में और एक चीज़ क्या था, और एक बात कई लोगों को नहीं मालूम, मैं आपके ज़रिए बोलना चाहूँगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के वालिद है, इनसे पहले जो है अमानुल्लाह खान साहब एमआईएम के सदर थे। ये बात किसी को नहीं मालूम। तो अब देखिए कि एक तारीख़ भी जो लिख रहे हैं एमआईएम की, वो तारीख़ लिखने वाले या जो भी आजकल के जर्नलिस्ट हैं जो बता रहे हैं, ये सिर्फ जो है असदुद्दीन ओवैसी से स्टोरी शुरू कर रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी पे ख़त्म कर दे रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की बनाई हुई जमात नहीं है, दारुसलाम उनके घर का नहीं है। क़ायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा जो है मजलिस के फाउंडर है, और दारुसलाम उनका गिफ्टेड दारुसलाम है जमात के लिए। तो एक तवील तारीख़ है, कई लोगों को ये नहीं मालूम। अब इसमें यह हुआ कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में खान साहब में और सलाहुद्दीन ओवैसी में इख्तिलाफ़ात हुए। तो ये लोग क्या किए कि हमारे को पहले पुलिस से दबाने की कोशिश करें। मेरे एक बड़े भाई है मजीदुल्लाह खान फरत, उनको जो है टाडा केस में डाला गया। अब आप बतलाइए कि उस वक़्त में टाडा केस यानी कि इतनी संगीन बात थी कि दो लोगों को गिरफ़्तार करे थे, एक संजय दत्त को गिरफ़्तार करे थे, एक मजीदुल्लाह खान फरत को। मेरे भाई को जो है, क्योंकि मेरे वालिद बाबरी मस्जिद की बात नहीं करना, सलाहुद्दीन ओवैसी से इख्तिलाफ़ात नहीं करना और कांग्रेस को गालियाँ नहीं देना और पीवी नरसिम्हा राव को नहीं बोलना बोल के हमारे एक भाई को जो है टाडा में गिरफ़्तार करे। टाडा में गिरफ़्तार करके 7 महीने उनको पुलिस कस्टडी में रखे, 11 महीने जुडिशल कस्टडी में थे उन्होंने।
और तकरीबन 10 साल तक उन्होंने अदालत के चक्कर काटे। उनको ऑन रिकॉर्ड है बाइज्जत बरी हुए 10 साल के बाद में। तो लोअर कोर्ट से बरी हुए तो हाई कोर्ट पे अपील पे गई गवर्नमेंट, हाई कोर्ट से बरी हुए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील पे गई। यानी आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ तो ये नहीं है कि मैं एक अमानुल्लाह खान एमएलए का बैठा हूँ, बल्कि हम भी कई मरतबा जेल को गए। हमारी भी माँ जो है बिस्तरे देख के कई मरतबा रोती थी। पुलिस आके रात बिरात हमारे को, इंस्पाइट ऑफ हमारे वालिद एमएलए थे, हमको पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। यानी अमानुल्लाह खान फैमिली की एक तवील तारीख़ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि आप अब एमबीटी पार्टी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स में आप इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो एक हिडन एक टैलेंट बोल सकते हैं या एक सोशल सर्विस का जज्बा है, ऐसा नहीं है कि एक राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। अगर आपको बड़ी कोई नेशनल पार्टी से ऑफर आता है या कहीं नेशनल लेवल पर आपको काम करने का मौका मिलता है, तो व्हाट आर योर थॉट्स? हमारा जो ब्राटअप है, मेरा ख़ास तौर पे जो ब्राटअप है कि मेरे वालिद जो वालदा मेरे को जो सिखाए, तो मैं जो है कि कहीं कस्टम नहीं हो सकते हम, समझिए। हमारा जो आउटस्पोकननेस है, अब एक आदमी पे जुल्म हो रहा, मैं कोई गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं देख सकता वो। तो इसमें यह है कि कई ऑफ़र्स है हमारे वालिद के इंतकाल के बाद में, ख़ास तौर पे मेरे को बुला के कई पार्टी के सरबराह बोले कि भाई आप क्या पोस्टों ना ले लीजिए, आप इलेक्शन मत लड़िए, आपको हम चेयरमैन बना देते, हम आपको एमएलसी बना देते। तो अल्लाह ताला इतनी काबिलियत दिया कि कोई पार्टी के एक मिनिस्टर एमएलए एमपी में वो काबिलियत नहीं, अल्लाह ताला मर। तो अब आप इसमें यह है कि क्या ये ज़रूरी है कि आप एमएलए बन के किसी की मदद कर सकते या रूलिंग पार्टी में जाके कर सकते? आप अपनी मुकाम पे रह के कर सकते हैं। आप सब एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो होता है, पेन का जो पावर होता है, वो पॉलिटिकल अगर आप पार्टी में रहते हैं या मिनिस्टर, ये बात मानते हैं कि वो रहता है? नहीं, आप, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे कहने जो तेलंगाना में पहले एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे महमूद अली साहब बोल के, अब उन्होंने होम मिनिस्टर है उन्होंने। तो बेचारे होम मिनिस्टर है उन्होंने, एक कांस्टेबल नहीं सुनता उनकी बेचारों की। तो काम करने के लिए ओहदे की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए मेरी बात को, मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आज के दौर में ये है कि अब अल्लाह ताला जो है मेरे को इख्तिदार पे नहीं रखते हुए इतने काम लिया कि मैं 10 साल एज ए कॉरपोरेटर वो काम नहीं कर सका। तो ये बात जो जहन में है कि वो निकाल देना चाहिए कि कुछ पावर में आई तो चप्पन कौम का फ़ायदा कर सकते। रिस्पेक्टिव ऑफ पावर काम करना, काम साहब काम मनवाना। आप समझिए मेरी बात को, मैं जो बात बोल रहा हूँ कि ये गिरेबान पकड़ना जाके, अगर आपका कोई काम है, अगर कोई नहीं कर रहा काम, गल्ला पकड़ के उससे काम कराना। आप बैठ जाना वहाँ नीचे धरना दे के, आप अगर आपका काम नहीं हो रहा, तो अगर कोई पब्लिक का काज में काम नहीं हो रहा, आपका डर ऐसा रहना कि आपका फ़ोन गया तो काम हो जाना, आपका डर ऐसा रहना, एक लीडर ऐसा रहना। ये सब कब होता? उन्हें खुद शराब पी रहा, उन्हें जुआ खेल रहा, उन्हें लैंड ग्रैबिंग कर रहा, उन्हें परसेंटेज ले रहा कंट्रैक्टरों से, तो उसका क्या डर खौफ रहता बोलिए ऑफिसरों में? ना कहीं खान साहब, ये जो मुसलमान की इस्लाम की जो प्रोफाइल आप अपने साथ जो करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे आप आरएसएस पार्टी को देखते हैं, आपने आपको आप सेकुलर बोलते हैं या नहीं, आप प्रो मुस्लिम हैं? मैं आपको अभी ये बोला कि आज हिंदुस्तान में सेकुलर मीन्स क्या है, मुसलमान इज इक्वल टू सेकुलर है। अच्छा। आप गौर करिए, मैं जो जुमला बोल रहा हूँ बहुत काम की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। मेरे मरहूम वालिद जो है एक मुस्लिम लीडर होने के, दाढ़ी शेरवानी टोपी रहने के बावजूद 22,000 से 25,000 नॉन मुस्लिम वोट लेते थे। आज कौन है हिंदुस्तान में, आप बताइए, ऐसा मुस्लिम लीडर जिसको नॉन मुस्लिम वोट करते? पहली चीज़। दूसरी चीज़, खुद आप मेरा जो है अमजदुल्ला खान, मेरे हलके में जो है कई नॉन मुस्लिम मेरे को वोट करते। आप सुन के एक हैरत करेंगे, मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर भी हूँ। मैं एक हमारे तेलंगाना के और आंध्रा के जो है 12 यूनियन का मैं सदर हूँ। मैं ऐसे यूनियनों में सदर हूँ जहाँ पर जो है 10-15 मुसलमान हैं, 1,000-1,500 नॉन मुस्लिम हैं। तो वो लोग जब मेरे को लीडर मान रही, तो मैं जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रिंसिपल्स है, मैं उस पर चलने की वजह से वो लोग मेरे को लीडर मान रही। आप अगर सच्चे रास्ते पे रहेंगे तो खुद आपको कम्युनिटी एक्सेप्ट करेंगी। हाँ साहब, एक और ये जो आ रहा, पिछले जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, आपके भाई साहब फरत खान साहब भी इसमें थे और हमारे चैनल में कवरेज भी हो रहा था। तो आप अक्सर कह रहे थे कि पोलिंग बूथ पे गुंडागर्दी होती है, वोटिंग जो है दबाव के साथ होती है। तो सच में क्या ग्राउंड रियलिटी है? क्या कोई पार्टी XYZ पार्टी दबाव से काम कर रही है? नहीं, आप ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक जगह है, हैदराबाद का इलेक्शन एक जगह है। अब आप सुन के हैरत करेंगे कि हैदराबाद में जो इलेक्शन होता, 16 लाख आपके हैदराबाद पार्लियामेंट में वोटर्स है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, आप गौर करिए मैं जो जुमला बोल रहा हूँ सो, कि
6 से 7 लाख जो है डुप्लीकेट मल्टीपल ट्रिपल वोटर्स है। ये कैसा, कोई आदमी निज़ामाबाद में रह रहा, उन्हें हैदराबाद में वोटर है, पूरी उसकी फैमिली हैदराबाद में वोटर है। कोई कामारेड्डी में, आपके कई गुलबर्गे के लोग हमारे हैदराबाद में वोटर है। तो ये जो है एक माफिया है। ये इलेक्शन डिज़ाइन होता है हैदराबाद का, कौन जीतना कौन हारना। तो पहले तो जो यानी इलेक्शन करवाने का बेस क्या है, वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट ही कुप्पा है हमारे कने। तो हम लोग क्या किए, पहले रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट देते, हर इलेक्शन में होता है ये जो है 94 से चलते आ रहा है, 99 से चलते आ रहा है। नहीं, सोल्यूशन नहीं निकला, नहीं निकलना चाह रहे हैं वो लोग। आप समझे मेरी बात को। एडमिनिस्ट्रेशन में इतना करप्शन है कि somebody wants असदुद्दीन ओवैसी टू बी द हैदराबाद MP, somebody wants him to be the, उनकी पार्टी वहाँ रहना, उन्होंने भड़काऊ भाषण देते रहना, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहना। के लिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, असद ओवैसी अगर किंग ऑफ हैदराबाद रहना चाह रहे तो प्रॉब्लम क्या है लोगों को, मतलब एक मुस्लिम लीडर है। आई एम कमिंग ऑन दैट। तो अब ये वोटर लिस्ट का एक इशू हो गया कि वहाँ पर वोटर लिस्ट पूरा टोटली डैमेज है। पोलिंग बूथ्स जो है, अब फ़र्ज़ करिए तो हम जो है ऑन रिकॉर्ड निकाल के रिटर्निंग ऑफिसर को दिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को दिए, हाई कोर्ट में रिट डाले, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए। और क्या करना बोलिए आप, इन द डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक उसमें जो है हर वो कोशिश कर ली हम। हाई कोर्ट में डालते, नंबर पे ही नहीं आता, इलेक्शन के बाद में केस डिसाइड होता, जब तक इलेक्शन हो जाता। पोलिंग होने के बाद में मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, जो आप बाहर है, सऊदी में है, आपका यहाँ वोट कास्ट हो गया, किसी की बीवी मर के 5 साल हो रहा, फिर भी वोट हो रहा, वो आके उन्हें वोट डाल के जा रही, उन्हें यहाँ पर कोई साहब मर गए, उन्होंने आके ऊपर से आके नीचे वोट डाल के जा रही। तो हम जो है, आप सुन के हैरत करेंगे, इतना वर्कआउट करें हम कि कुछ हमारे साथ ऐसे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हमारा साथ देते कि आप बाहर है, हम आपकी पासपोर्ट कॉपी मंगाए, ये हाउ दिस वोट हैज़ बीन कास्टेड। तो ऐसा जो है एक एक पोलिंग बूथ पे 100-100, 150-150 वोट जो लोग बाहर हैं उनके कास्ट हो गया यहाँ पर। तो ये वोट कैसा कास्ट हुआ, जबकि आप बड़ी हम देखिए, आज मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ कि आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंकेज करो, क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, बोलिए आप। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा करो बोल के। चालू हो गया इलेक्टोरल जो वेरिफिकेशन प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ है अभी, नहीं काम बोले तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा हो, मगर ये हैदराबाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो हैदराबाद की जो पॉलिटिक्स है वो इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अब आप ये बोले कि भाई असदुद्दीन ओवैसी से आपको क्या तकलीफ, ज़ाती असदुद्दीन ओवैसी से या अकबरुद्दीन ओवैसी से या कोई MIM के वर्कर से हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। अच्छा, कोई ज़मीन जायदाद का, कोई बेटी का झगड़ा नहीं है, बेफिक्र रहिए, अल्लाह का इतना फजल है कि। तो अब इसमें यह है कि मैं कुछ थोड़े थोड़े सवाल ऐसे करता हूँ कि लोग चराग पा हो जाते मेरे सवालात से। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का ने एक नाटन व्हीकल था एक ज़माने में, वो भी कोई गिफ्ट करे थे MIM के सदर को, और उनके पास जो है किराए के घर में रहते थे जिसका नाम था बेगम मंजिल। आज एक जनरेशन नहीं गुजरा, हमारे कने उस्मान अली पाशा के 2 बच्चे हैं, मुकरम जा बहादुर और मुकफम जा बहादुर। तो उनके जो है यानी एक जनरेशन नहीं गुजरा, आज वो लोग रोड पे भीख मांग रहे हैं। आज उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि दे आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम दी फैमिलीज। अवैसी, पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लोग स्पीचेस में ये बोलते हैं कि हमारा ताल्लुक़ जो है अवैस खत्म रहमतुल्लाह अलैह से, हमारा ताल्लुक़ बोल के, जबकि इनका अवैस खत्म रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके जो कर्नाटका में औसा है जो है, वहाँ से बिलोंग करते हैं लोग, औसा से। तो सलाहुद्दीन ओवैसी औसा के रहने वाले हो, दे आर नॉट अवैसी। ये बात किसी को नहीं मालूम। अवैस खत्म रहमतुल्लाह अलैह शादी नहीं की, उनको औलादी नहीं हुई, तो ये सिलसिला कहाँ से आया पूछ रहा हूँ मैं। अब मैं अगर ये पूछा, अब आप गली गलो शुरू हो जाती चैनल पे आके, फेसबुक पे आके। आप जाके हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का घर देखे तो आपको मालूम होगा कि फलकनुमा पैलेस से बड़ा घर है उनका। कहीं ना कहीं ये पर्सनल असॉल्ट टाइप है, मतलब पर्सनल। नहीं, कैसा असॉल्ट टाइप है बोलिए। देखिए, मैं आपसे आके पूछ रहा हूँ, उनकी एक फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम नहीं फ्रीडम ऑफ। देखिए, आप एक मुस्लिम लीडर है, आप गौर करिए कि भाई आप देखिए कई लीडर्स का जो है डिसअप्रोपोर्शनेट एसेट ऑफ इनकम बोल के रहता है कि आप देखिए, अब जैसा इम्तियाज़ जलील MP है, फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़े 2009 में, जब इलेक्शन लड़े उन्होंने अपनी इनकम बताए 16 लाख रुपए बताए, एफिडेविट है। देखिए, आप एक पढ़े लिखे, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, आपके व्यूअर्स को भी मैं समझा रहा हूँ कि आप जो है 16 लाख रुपए बताए, अचानक जो है 5 साल में आप 18 करोड़ 20 करोड़ बता रहे हैं, आपका इलेक्शन एफिडेविट। अच्छा। तो
आप वोटर है ना, आपको हक बनता ना। साहब ये 18 करोड़ कहाँ से आया आप कहने 5 साल में? एक MP की तनख्वाह कितनी रहती है बोलिए? 1 लाख 1.5 लाख रुपए रहती। तो 2 लाख रुपए इंटू अगर आप 5 साल करे भी तो 18 करोड़ नहीं हो रही ना। फिर बताना ना। आज देखिए ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। तो मैं इतना पूछ रहा हूँ कि साहब आपके लिए पैसा कहाँ से आया? कि आप अगर असद ओवैसी की मुखालिफत करें तो आप काफिर हो जा रहे हैं, फतवा दे रहे हैं, आपको जो है मुनाफिक बोल दे रहे हैं। हम कभी, आप देखिए मेरी पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, हम कभी भी ना इनके वालिद को कुछ बोले ना इनको कुछ बोले। हम जब भी इनका नाम लेते बाइज्जत नाम लेते। हम एक सियासी भी, हाँ, यानी हम प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं। आपके IUML के यहाँ पर एक साहब परसों बयान दिए, कल आज माफ़ी मांगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, कल मिले तो एक दूसरे पे शर्मिंदा ना हो, मर्यादा रखो एक। तो अब यहाँ क्या हो गया, हिंदुस्तान में आप सबको सवाल कर सकते, आपको सब जने सवाल कर सकते, सिर्फ आप 2 जनों को नहीं कर सकते, मोदी या अवैसी को सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करेंगे, उनको सवाल करे तो देशद्रोही, आप पाकिस्तानी एजेंट, इनको सवाल करते मुनाफिक, काफिर। तो मेरा ये है कि ठीक है, असद अवी साहब का घर बड़ा है, उनका बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो मुसलमानों का ख्याल रख रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, मुसलमानों का दबदबा हैदराबाद शहर में रह रहा है, तो उनकी बैकग्राउंड चेक में क्यों जा रहे हैं लोग? आप मेरे को ये बोलिए, क्या अवैसी से पहले मुसलमान दाढ़ी नहीं छोड़ते थे हैदराबाद में? क्या मस्जिद में अज़ान नहीं होती थी? तो आज भी हो रही, पहले से ज़्यादा मस्जिद है। हाँ, तेलंगाना अलग होने के बाद कई वाक़यात सुनाता हूँ मैं, कोई पुराने वाक़यात नहीं, कि आप लोग बोल रहे हैं कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत स्ट्रांग है, असदुद्दीन ओवैसी भयानक लीडर है, शेर है, उन्होंने भी मान लिया। चलिए अब आप बोलिए कि एक लीडर के एरिया में कोई वाक़यात हो रही है और वो लीडर आवाज़ नहीं उठा रहा, तो आइदर ही इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग विद द पार्टी इन पावर, और आप जो है कौम से बेहिस है आप। तो तेलंगाना अलग होने के कुछ दिन के बाद में जो है हमारे कने किशनबाग में एक फिसाद हुआ था कि सरदारजियों का एक इलाका है वहाँ पर, वो सरदारजियों का एक झंडा था, रिलीजियस फ्लैग, कोई जला दिए। अच्छा। उनका ही कोई आदमी जलाया था, शराब पी के, क्या था वो स्टोरी नहीं मालूम। अचानक जो है पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में वो सरदारजियाँ बाहर निकल के 40 मुसलमानों के मकान जला दिए। अच्छा। घर में आप सो रहे हैं, आपका मकान जला दिए रात में। तो लोग हड़बड़ा के बाहर निकले, सुबह हुई तो जब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जमा हुई तो अचानक क्या हुआ, हमारे जब वो पीरियड में इलेक्शन चल रहा था तो कोई बाहर से पुलिस लाए थे, मेघालय की कहीं की कुछ पुलिस थी। अचानक वो पुलिस को लाके मुसलमानों के ऊपर जो है फायरिंग करा दिए। तो 4 लोग मर गए, 40 मकान जले हम, मरे हम, और हमारे 73 बच्चे जो है मुख्तलिफ केसेस में बुक हुए, जो 6 साल से अभी तक कोर्ट को फिर रहे। 11-11 महीने, 15-15 महीने वो बच्चे जेल में हैं। और हमारा लीडर जो है ना, तो बच्चों के भाई जाके कमिश्नर को ये नहीं पूछ रहे कि घर हमारे जले, फिर हमारे बच्चे कैसा केस में बुक हुए। पुलिस में फायरिंग में जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि जो भी जुडिशल फायरिंग में मरता उसकी एक जुडिशल इंक्वायरी होना और हाई कोर्ट में रिपोर्ट डालना बोल के। आज की तारीख तक साहब 2014 में वाक़या हुआ, 2019 आ गया, आज की तारीख तक वो इश्यू पे असदुद्दीन ओवैसी एक मरतबा भी नहीं बोले, ना पार्लियामेंट में बोलते ना असेंबली में बोलते। मजबूत क़ियादत, 7 MLA, 40 कारपोरेटर, मेयर सब रखते हुए खामोश है। खाली वो वाक़या जिस दिन हुआ, गए किशनबाग में दौरा करे, बयान दे दिया, आइंदा होगा तो हम एहतजाज करेंगे। हर वाक़ये के बाद में एक बयान आता, आइंदा अगर ऐसा कोई करेंगे, ऐसा होगा तो हम एहतजाज करेंगे। तो अब जो मर गए सो वाले, एक मस्जिद के पेश इमाम साहब नमाज़ पढ़ा के फजर आ रहे थे, उनको गोली लग गई। एक लेडी दरवाजे में ठहरी हुई थी, एक मासूम बच्चा जा रहा था, 4 लोग मर गए। आज तक कोई एक्सग्रेशिया नहीं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं, कुछ नहीं। अब दूसरा आप आइए, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जो है 8 लोग मरे वहाँ पर स्पॉट पे। अब जैसे ही ब्लास्ट हुआ, लोग बाहर निकल के भागे तो अचानक पुलिस जो है मुसलमानों पे फायरिंग कर दी। 11 लोग फायरिंग में मर गए, 40 लोग परमानेंट अपाहिज है, जो कमा नहीं सकते, नहीं कुछ नहीं कर सकते। इमीडिएट जो है एक पुलिस ऑफिसर आके बयान दिया कि ये मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट जो है हुजी तंजीम करी बोल के। तो हम इमीडिएट हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे पूछे कि वो पुलिस जो 10 मिनट में ये बोल रही कि हुजी तंजीम बांग्लादेश की करी, एक चप्पल बता रहे हैं बांग्लादेश की। तो हम उनसे जब भी सवाल करें, भाई बांग्लादेश की चप्पल कहाँ नहीं मिल रही बोलो? आज इंडिया में कई आइटम बांग्लादेश के जो है, सिगरेट, जीन्स, चप्पल, टी शर्ट मेड इन बांग्लादेश है। तो आप चप्पल पकड़ लेके बोल दिए कि
अब वो चप्पल जैसा सीनियर ऑफिसर्स बोले 175 मुस्लिम बच्चों को ऑन रिकॉर्ड बीबीए, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, जमाल दाढ़ी रख के पूरे बच्चों को उठाए। 2 महीने तक इलीगल कस्टडी में रखे। 2 महीने तक आपको अचानक पुलिस वाले उठा के गए। 1.5-2 महीने तक आपके माँ बाप ढूंढ रही और आपका लीडर मदद नहीं कर रहा, अखबार में बयान नहीं दे रहा। जाके जब कांग्रेस पावर में थी, MIM वॉज विथ कांग्रेस एट दैट टाइम, और असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। दारुसलाम में जब लोग जा रहे हैं तो नहीं, पुलिस को तहकीकात करने दीजिए। और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी एक बयान दिए कि शायद बिलाल इज़ ए टेररिस्ट बोल के, ये आपके एक न्यूज़पेपर में आया, आज भी मेरे कने कटिंग है। अब पुलिस की तहकीकात हुई, बच्चों को लेके जाके इतना मारी पुलिस, इलेक्ट्रिक के शॉट दी, रॉड गर्म करके चुरके दे दिए, मोमबत्ती गर्म करके उनके नेज़े पे बच्चों के वो कर दिए। गिल्ली डांडुल जो खेलते आप पीछे से उनके बच्चों को टार्चर कर रही। पढ़े लिखे बच्चे हैं साहब, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, जमाल दाढ़ी खींच दिए, जला दिए उन लोगों के पूरे, ये उधड़ दिए। तो हम उस वक्त पे जो है, कई लोग पूछते आप क्या करें, पूछते अरे भाई मैं क्या हूँ, पावर में नहीं हूँ, मैं पावर में दे के बताओ। जब बच्चों को 2 महीने के बाद में जुडिशल कस्टडी में दिए, हम जब मिलने के लिए गए थे, मैं जायद अली खां, खान लतीफ़ खां मुंसिफ के एडिटर, मधु MP, अजीज़ पाशा MP, हम एक डेलीगेशन लेके गए कम्युनिस्टों का साथ में। तो बच्चे मिलने नहीं आ रहे थे तो सब गोदों में उठा के ला के मिला रहे थे हमारे बैरक में। 18 महीने मुस्लिम बच्चे जेल में रहे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल से, एक मरतबा असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी या उनके पूरे हवारी जेल को नहीं गए मिलने बच्चों से। हैदराबाद में है ना साहब, कई को आप गुजरात की तकरीर कर रहे हैं, आप आके यहाँ पर पेलू खान की तकरीर कर रहे हैं। आपके हल्के के, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे 18 महीने जेल में हैं, ना आप घर को गए, ना आप जेल को गए, ना आप जो है 22 महीने के बाद में बच्चे बाइज्जत बरी हुए। बरी होने के बाद में बच्चों को बुला के डराए, गवर्नमेंट अपील पे जा रही, तुम आके दारुसलाम में शुक्रिया अदा करना मेरा बोल के। आप कुछ करे नहीं, ज़बरदस्ती डरा के पुलिस वाले गाड़ियों में बिठा के लेके जाके शुक्रिया अदा करा रही। खान साहब, NRC के बारे में आपका क्या NRC अब कर्नाटक में भी लागू होने वाला है, फिर तेलंगाना में भी लागू होने वाला है? नहीं, यहाँ पे देखिए NRC के ताल्लुक से जो है मुसलमानों को डरने घबराने की कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ NRC पहले स्टडी करिए कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में पॉपुलेशन कितना है हमारे देश का, काउंट करने के लिए एक NRC के टाइप में बनाए थे। तो जब हमारे कहने उतना मैकेनिज्म नहीं था, तो पूरे देश का पॉपुलेशन हम काउंट नहीं कर सके, तो उसको बैक बर्नर पे रख दिए। तो ये इशू क्या है कि अब जो मौजूदा पुराना बंगाल का था उसको स्टडी करिए आप, कि मौजूदा आसाम, एक पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इसको क्या बोलते थे, बंगाल था ये पूरा। तो ये ड्यूरिंग 1920 से 30 तक जो है, ये अंग्रेज़ों के बड़े बड़े बिजनेसमैन आके आसाम में जो है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन में टी प्लांटेशन का पोटेंशियल था, तो ये लोग वहाँ पर कारोबार करे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए वहाँ पर। तो इनका ने लेबर नहीं था इनका ने, तो ये लोग जो है बंगाल से जाके लेबर लेके आए। अब वो चाहे ओल्ड बांग्लादेश बोलिए या मौजूदा बंगाल बोलिए, ये लेबर को लाने के बाद में काम करे। अचानक वो अंग्रेज़ चले गए बाद में, तो ये लेबर जो है 40 साल से वहाँ रह गए लोग। तो ये इशू जो है NRC का इशू पहली मर्तबा वहाँ उठा कि ये जो बंगाल से लेबर लाए, ये जो आसामीस है, ये हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है, हम यहाँ रहते हैं, ये लोग वापस जाना। अब एक आदमी जो है 50 साल रहने के बाद में आप उसको अचानक जाना, तो ये कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। ये NRC इज़ नॉट एन हिंदू मुस्लिम इशू। पहली चीज़ इस तरह से पोर्ट्रे हो रहा है कि मैं 2 मिनट बता रहा हूँ। इसको क्या किए ये लोग कि जब NRC फर्स्ट टाइम करे, तो उस वक्त पे जो है एक बोडोलैंड एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, आपको मालूम है, आसाम गण परिषद, फिर बाद में वो लोग पावर में आए। तो 30 साल लगे एक 3 करोड़ के पॉपुलेटेड एरिया को काउंट करने के लिए। खोदा पहाड़ निकला चुहा उसमें। अब उसमें यह आया कि 20 लाख आदमी जो है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो अमित शाह के बयानात आ रहे हैं, जो बीजेपी के लोगों के, उनको लाइट ले लेना चाहिए। भाई आपके ने आधार कार्ड, पहले आपका ने इलेक्ट्रल कार्ड नहीं था, मुसलमानों को इलेक्ट्रल कार्ड बनाओ बोले हम कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाओ बोले हम आधार कार्ड बनाए। NRC हम भी रेडी है सबके साथ। तो एक है अब अमित शाह का जो बयान आ रहा कि सिटीजनशिप बिल एक्ट के तहत कि हम जो है क्रिश्चियन को देंगे, जैन को देंगे, पारसी को देंगे, सबको देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे।
तो पहले तो आप मेरे को ये बोलिए, हिंदुस्तान मुल्क जो है अमित शाह की बाप की जागीर नहीं है या मोदी के बाप की जागीर नहीं है। इट इज़ रन बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता। अगर उन्होंने कानून ऐसा लाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको कलअदम करार दे देंगे। उसमें डरने और हमारे कुछ बेवकूफ़ मौलाना बयाना दे रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस, ये तैयार कर लो, वो तैयार कर लो, ये सब कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। एब्सोल्युटली राइट। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं गो हैश, फिलहाल आज हम गो हैश स्टूडियो में, जहाँ पे हमारी खास मुलाकात हुई अमजदुल्ला खान साहब से, जिन्होंने काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे हमारे साथ बात की कि उन्होंने बताया कि हैदराबाद का पॉलिटिकल सिनारियो किस तरह से होता है, और उनके पर्सनल सोशल वर्क के बारे में बताया, और नेशनल बर्निंग इश्यूज़ के बारे में बताया। अमजद खान साहब, फाइनली कंक्लूड कर दीजिए आज की जो हमारी स्टूडियो की जो ये एक छोटी सी इंटरव्यू फेस टू फेस, इससे आप कंक्लूड कर दीजिए। मैं आपको ये बोला कि अल्लाह ताला जो है आपको आपके व्यूअर्स और बढ़ाए और आपको और आगे बढ़ाए। मेन चीज़ ये है कि आजकल के जर्नलिज्म में जो है हक़ बोलने की ताकत नहीं है। तो एक हम आपके लिए एक है कि हक़ ताकत है, ताकत हक़ नहीं है। अच्छा जी, ये आपके लिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर। थैंक यू सो मच।